गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष में इतिहास विषय में हम गुप्तकालीन कला को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मौर्यकालीन कला को पढ़ा था और उसके बाद एक पढ़ा था चैप्टर अपन ने गुप्तकालीन साहित्य को। गुप्तकालीन जो साहित्य है उसके बाद एक टॉपिक रह गया था अपना गुप्तकालीन कला का। अब जो गुप्तकाल में कला थी वो कैसी थी, किन किन क्षेत्रों में उसका ज़्यादा उल्लेख हुआ है, उसके बारे में आज डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो गुप्तकाल जो है उस गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विशेष करके गुप्तकालीन जो कला और साहित्य है उसके मामले में गुप्तकाल को भारत का गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड माना जाता है। यानी गुप्तकालीन कला भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। तो इसी कला को विस्तार से पढ़ते हैं कि गुप्तकालीन कला में है क्या क्या। यहाँ हम गुप्तकालीन कला के 4 पार्ट कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से अपने पास होंगे मूर्तिकला, मंदिर, इसके अलावा होगा गुफाएं और लास्ट में जो अपने पास होगा वो होगा मंदिर, अभिलेख, गुफा और मूर्तिकला। 4 भागों में इसको बांटेंगे। तो कहते हैं इसके 4 भाग कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मूर्तिकला। इसके बाद पढ़ेंगे गुहालय या गुफाएं, फिर पढ़ेंगे मंदिर और लास्ट में पढ़ेंगे अभिलेख। यानी कि जो 4 चीजें हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक पढ़ेंगे अपन सिक्के। ठीक है, तो 5 कलाओं का यहाँ विस्तृत विवरण कर रहे हैं। पहले मूर्तिकला का, गुहा यानी गुफाओं का, सिक्के का, मंदिर का और अभिलेख का। बारी बारी से अगर देखा जाए तो कहते हैं मूर्तिकला, गुहा, अभिलेख, सिक्के। ये तो क्या है कि इससे पहले मौर्य काल में भी अच्छा दौर माना जाता था, कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त कर ली थी। लेकिन जो मंदिर है ये गुप्त काल की देन मानी जाती है। यानी मंदिरों का प्रारंभ हुआ वो गुप्त काल को पूरा क्रेडिट जाता है। यानी प्रारंभ यहाँ नई चीज आ रही है। जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले अभिलेख और गुफाएं, इनका दौर मौर्य काल में प्रारंभ हुआ था। वैसे ही मंदिर का जो दौर माना जाता है प्रारंभ, वो माना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, तो यहां से अपन एक एक चीजें पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं मूर्तिकला। कहते हैं मूर्तिकला में उस समय के जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो थे सारनाथ, पाटलिपुत्र और मथुरा। ये जो थे वो मूर्तिकला के महत्वपूर्ण केंद्र थे। जो सारनाथ, पाटलिपुत्र और मथुरा है उसमें कहते हैं कि सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान है मथुरा का। और एक पढ़ेंगे हम सुल्तानगंज को। जो मथुरा है कहते हैं कि मथुरा में ही मूर्तियों की शुरुआत हुई है और सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली है वो भी यहीं से मिली है। तो कहते हैं मथुरा में कहां से? तो कहते हैं मथुरा में जो मूर्ति मिली वो मिली है बुद्ध की मूर्ति। किसकी? और बुद्ध भी कैसे? बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है। यानी बुद्ध की मूर्ति कैसे मिली है? बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मथुरा से। इसका मतलब जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इतनी कहते हैं जो कारीगरी थी वो उस समय की उत्कृष्ट कला मानी जाती है। दूसरा इंपोर्टेंट है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से जो मूर्ति मिली है वो मिली है खड़े बुद्ध की मूर्ति। कैसे मिली है? खड़े बुद्ध की मूर्ति। अब इसके बारे में तो ये भी कहा गया है कि इसमें कहते हैं आदमकद शरीर है बुद्ध का, सिर से लेकर पैर तक पूरा का पूरा बनाया गया है। और उसकी जो हाइट बताई है वो भी बताई है उसने, 7.5 फीट लंबाई है। मूर्ति की लंबाई कितनी है? 7.5 फीट लंबाई की मूर्ति है। और जो ये मूर्ति है इसका वजन 1 टन है। कितना है? 1 टन वजन है। और ये धातु की बनी हुई है। किसकी? धातु की। कहां मिली है? सुल्तानगंज में। ध्यान रखना, वैसे इस्लामिक वर्ड्स है लेकिन ये आया हुआ है भागलपुर जिले में, बिहार में।
बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज से कौन सी मूर्ति मिली है? खड़े बुद्ध की मूर्ति। हाइट पूछे तो 7.5 फीट उसकी लंबाई है। तो कहते हैं इनके आधार पे ये आकलन किया गया, क्या कहते हैं, मूर्ति कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल में खूब उन्नति हुई है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम, महत्वपूर्ण है गुहा। गुहा कहते हैं गुफा को, कहते हैं गुफाओं की वैसे प्रारंभ तो चट्टानों को काट करके जो हुआ था वो मौर्य काल में हो गया था, लेकिन यहां भी जो गुफाएं हैं उसमें अजंता की गुफाएं बड़ी प्रसिद्ध है। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। अगर अजंता की गुफाओं को देखा जाए तो कैसे हैं, इसमें जो 16 और 17 नंबर की गुफाएं हैं ये बुद्ध को समर्पित है। किसको? एक गुफा में बुद्ध के लौकिक जीवन को दर्शाया गया है, जबकि एक गुफा में बुद्ध की जो प्राचीनतम चीजें थी, पुरानी चीजें थी, विशेष करके उनके पूर्व जन्म की कथा यानी जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें जो 16 नंबर की गुफा है, इस गुफा में कहते हैं कि एक मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है। किसका? मरणासन राजकुमारी का चित्र। दूसरा जो चित्र मिले वो मिले वैराग्य भाव के। किसके? ठीक है, यानी गुफाओं में अजंता की गुफाएं सर्वश्रेष्ठ कलाकारी है। किसकी? गुप्त कला की। उसमें 16 और 17 नंबर बुद्ध को समर्पित है। उसमें 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी और वैराग्य भाव के चित्र मिले हैं। अब वैराग्य भाव के चित्र है, इसमें क्या मिला? इसमें कहते हैं एक वर्त मिला, वर्त का चित्र मिला है। एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति मतलब रोगी आ गया, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन 4 के चित्र मिले हैं। कहां से? अजंता की गुफाओं से। किसमें? वैराग्य भाव के जो चित्र दर्शाते हैं उनमें ये चीजें मिली है। कहां से मिली है? अजंता के चित्रों से। इसका मतलब अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है वहां से ये प्राप्त हुई। तो इससे ये पता लगता है कि गुप्त काल में जो कलाकारी थी वो सर्वश्रेष्ठ कलाकारी थी, और वो किस क्षेत्र में थी? गुहा या गुफाओं के क्षेत्र में। ठीक है, यहां तक आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन सिक्के, मंदिर और अभिलेख पढ़ते हैं। ये जो सिक्के हैं, इन सिक्कों के बारे में अगर देखा जाए तो क्या सिक्कों के उल्लेख कहां से मिले? तो प्रारंभ करेंगे अपन श्रीगुप्त से, फिर पढ़ेंगे घटोत्कच को, उसके बाद पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को, फिर पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को, और उसके बाद पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, इनके सिक्कों के बारे में उल्लेख करता है, कहता है कि इनके समय में कौन कौन से सिक्के जारी हुए जिनसे उस समय की कला का हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, कहते हैं कि श्रीगुप्त के जो सिक्के मिले उस पे लिखा हुआ है श्रीगुप्तश्रेय। क्या लिखा हुआ है? श्रीगुप्तश्रेय प्रकार के जो सिक्के मिले हैं वो किसके समय मिले हैं? श्रीगुप्त के शासनकाल में। और कई कई जगह इनकी जगह श्रीगुप्तश्रेय की जगह सिर्फ श्री लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमें प्रमाण देता है, किस काल की जानकारी देता है? श्रीगुप्त के बारे में। जो घटोत्कच आया उसके सिक्कों के ऊपर नाम लिखे हुए थे कच्छ प्रकार के। कैसे? नाम से याद रह जाएगा, श्रीगुप्त, श्री या श्रीगुप्त से। कच्छ प्रकार के सिक्के किसने जारी किए? तो घटोत्कच ने। इनके पीछे वाले 2 वर्ड्स कौन से हैं? कच्छ। इसका मतलब ये हुआ कि कच्छ प्रकार के जो सिक्के जारी किए वो किसने किए? घटोत्कच ने। फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम वो है जिसने सर्वप्रथम
गुप्त शासकों में वो पहला शासक है जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। और ये क्रेडिट किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। कहते हैं कि इसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए। कैसे? कुमार देवी। दूसरी चीज, इसके जो सिक्के थे उनमें लिच्छवी सिक्के थे। क्या थे? यानी लिच्छवी राजकुमारी से शादी की तो लिच्छवी प्रकार के सिक्के हुए, तो वो भी किससे? चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। अब जो समुद्रगुप्त था उसके बारे में क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा सिक्के समुद्रगुप्त के काल में मिले। कहते हैं गरुड़ प्रकार के। फिर धनुर्धार प्रकार के भी यहां से मिले हैं। दूसरा वीणा, और लास्ट में एक सिक्का और मिला है जिसमें कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के। अगर इस प्रकार के सिक्कों के नाम पूछे जाए, गरुड़ प्रकार के, धनुर्धर, वीणा या अश्वमेध यज्ञ के प्रकार के सिक्के, तो वो सिक्के प्रचलन हुए थे समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके शासनकाल में जो सिक्का जारी हुआ वो थे शैव प्रकार के सिक्के। कैसे? शैव, जिसपे शिव का चित्र अंकित हुआ करता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के। दूसरा, इसके शासनकाल में उसने एक उपाधि धारण कर रखी थी विक्रमादित्य की। किसकी? तो विक्रमादित्य प्रकार के सिक्के, यानी नाम से जो जारी किए गए, वो भी किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जारी हुए थे। ये थे सिक्के। यानी पहले पढ़ा मूर्तिकला, फिर गुहा या गुफा, और अब पढ़े हैं सिक्के। अगला टॉपिक रहेगा अपना मंदिर, और फिर पढ़ेंगे अभिलेख को। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अब है मंदिर। मंदिर को यदि पढ़ने जाए तो कहते हैं कि मंदिरों का तो प्रारंभ ही गुप्त काल को जाता है। कहते हैं मंदिर प्रारंभ हुए, उसका पूरा क्रेडिट गुप्त काल को इसलिए जाता है कि इससे पहले मंदिरों के उल्लेख हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी मंदिरों के प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं गुप्त काल से। इसलिए मंदिर यहाँ के बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट कला थी। बाकी चीजों का प्रारंभ तो इससे पहले भी हुआ था, जैसे मूर्तिकला प्रारंभ हो चुकी थी, गुहा गुफाएं हो चुकी थी, सिक्के भी हो चुके थे, और अभिलेखों का प्रारंभ भी अशोक के काल को माना जाता। तो कहते हैं ये तो उसके पहले से ही तय थे, लेकिन मंदिरों का प्रारंभ यहां से हो रहा है। तो यहाँ के मंदिर बड़े फेमस थे। और चूंकि गुप्त काल है, ये शैव मतावलंबी थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, पौराणिक धर्म को मानते थे। इसलिए कहते हैं कि इनके शासनकाल में जितने भी मंदिर बने वो शैव मत या वैष्णव मत को समर्पित मंदिर थे। जैसे इनके जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है। ये यूपी में है। कहां है और किसको समर्पित है? आप इससे तय कर लीजिए कि 10 अवतार किसने लिए? विष्णु ने। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को। कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहां स्थित है? यूपी में। समर्पित है भगवान विष्णु को। इसके अलावा पढ़े तो कहते हैं कि उदयगिरी का वराह मंदिर, ये कहां है? एमपी में। ठीक है, लेकिन ये किस भगवान को समर्पित है? तो कहा जाता है कि उदयगिरी का वराह मंदिर। वराह अवतार किसका? विष्णु का। इसका मतलब ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा तीसरा पढ़ते हैं एरण का वराह मंदिर। कहां स्थित है? ये भी एमपी में। और चूंकि वराह अवतार है तो ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लियर? इसके अलावा कहते हैं कि जब शिव की बात आई, सॉरी विष्णु की बात आई, तो इसके बाद विष्णु के बाद शिव का उल्लेख होता है। तो शिव के मंदिर कहां से? तो कहते हैं पहली बार शिव जमीन पर आ रहे हैं। तो आएंगे तो वो आ रहे हैं
भूमि पर आ रहे हैं तो कहते हैं भूमरा का शिव मंदिर। किसका? ठीक है, नाम से उल्लेख है, भूमरा का मंदिर पूछे, और चूंकि यहां तो शिव नाम उल्लेख है तो ये किसको समर्पित है? शिव को। किसको समर्पित है? शिव को। इसके अलावा देखें तो कहते हैं इसके बाद शिव आए तो साथ में कौन आएगा? पार्वती भी आएगी, और हो सकता है पार्वती आ रही है तो डांस करती हुई आए। तो कहते हैं इसीलिए एक शब्द याद रखना, नचना कुठार। नचना कुठार का मंदिर, ये एमपी में ही है। दोनों जो नचना कुठार का मंदिर है ये एमपी में है। अब ये किसको समर्पित है? तो कहते हैं कि शिव आए तो शिव के साथ उसकी अर्धांगिनी पार्वती आई, और चूंकि स्त्री है तो कहते हैं मान लो नाचती हुई आ रही है, तो नाचने का काम अगर स्त्रियों को सौंपा है तो इस प्रकार नाचने से शब्द याद पकड़ लो, पार्वती। कौन है? पार्वती। तो शिव के साथ पार्वती आई है तो ये पार्वती को समर्पित है, यानी ये पार्वती मंदिर कहलाता है। इसको यूं भी कहा जाता है कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी एमपी में है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास एक और मंदिर है, कानपुर का मंदिर। ये भी शिव को समर्पित है, लेकिन ये है कहां? कानपुर, यूपी में है। कहां है? यूपी में आया हुआ है कानपुर का शिव मंदिर। दूसरा एक है शिरपुर का मंदिर, ये भी शिव को समर्पित है। शिरपुर का मंदिर यह आया छत्तीसगढ़ में, लेकिन याद रखना इन दोनों मंदिरों के बारे में विशेषता है कि ये ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित मंदिर है। तो अपन ने पहले पढ़ा देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है? यूपी में। किसको समर्पित? विष्णु को। फिर उदयगिरी का वराह मंदिर, ध्यान रखना उदयगिरी में दो मंदिर मिले, दोनों गुप्त काल के हैं। एक वराह मंदिर है, लेकिन एक चूंकि गुहा लेख है और वो मंदिर शैव धर्म को मानने वाला था, इसलिए वो शिव का मंदिर है, और उसके ऊपर उदयगिरी का एक अभिलेख लिखा हुआ, और इसलिए उसको अभिलेख के साथ पढ़ेंगे। तो एक उदयगिरी का वराह मंदिर, फिर एरण, भूमरा, नचना कुठार, कानपुर और शिरपुर के मंदिर। ये थोड़े मोस्ट हैं, इनको याद रखना है। और ये गुप्त काल की कला को दर्शाते हैं कि उस समय गुप्त कालीन कला कितनी सर्वश्रेष्ठ थी, उन्नत अवस्था में थी, और सबसे ज्यादा विकसित अवस्था उनकी मंदिर कला थी। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन पढ़ते हैं अभिलेख। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पास अभिलेख। कहते हैं अभिलेखों की शुरुआत कहां से हुई? जो अभिलेख है गुप्तकालीन अभिलेख, वो बड़े महत्वपूर्ण अभिलेख है अपने पास, और अगर उनके अभिलेखों को पढ़ा जाए तो कहते हैं कि इससे पहले अभिलेख प्रारंभ करने का क्रेडिट जाता है मौर्य वंश के शासक अशोक को, और अशोक के बाद इन अभिलेखों का दौर प्रारंभ हो गया था। हर राजा की ये जिज्ञासा होती थी कि वह कोई न कोई अभिलेख लिखे। तो कहते हैं उसके बाद अगर कहते हैं कि अनेक वंश आए, शुंग वंश, सातवाहन वंश, तो कहते हैं उनके समय इतनी उन्नति नहीं हुई जितनी गुप्त काल में हुई। और गुप्त काल का कहते हैं कि स्थायित्व भी ज्यादा था, चिरस्थायी था, लंबे वर्षों तक चला है, सर्वश्रेष्ठ राजा हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने प्रारंभ किया है जिन चीजों का, वो है इनके अभिलेखों के रूप में। इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक अभिलेख है मथुरा का अभिलेख। मथुरा कला का विकास सबसे ज्यादा हुआ है गुप्त काल में। कौन सा अभिलेख है? मथुरा का अभिलेख। दूसरा अगर देखा जाए तो इसी के साथ एक और है, वो है उदयगिरी का शैव गुहा लेख, जो मैंने अभी बताया था आपको मंदिरों में कि यहां एक शैव गुहा लेख भी मिला है। ठीक है, अब जो मथुरा का अभिलेख और उदयगिरी का जो शैव अभिलेख है उसके बारे में अगर देखा जाए तो कहते हैं ये उदयगिरी एमपी में ही है, और इसके निर्माण का काम सौंपा गया था वीरसेन को। तो वीरसेन द्वारा ये निर्मित है। अब चूंकि वीरसेन के द्वारा निर्मित है, लेकिन ये दोनों किस कालखंड की जानकारी देते हैं?
यानी कि मथुरा का अभिलेख किससे संबंधित है और उदयगिरी का शैव अभिलेख किससे संबंधित है। इन दोनों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे है? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्लियर? इसका मतलब मथुरा का अभिलेख और उदयगिरी का जो शैव गुहा लेख है, ये दोनों किसको समर्पित है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने पास प्रयाग प्रशस्ति। कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें पूरे समुद्रगुप्त के इतिहास की झलक मिलती है। ये जो समर्पित है वो है समुद्रगुप्त को। किसको है? यानी गुप्त शासक समुद्रगुप्त को समर्पित कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति। इसको जो लिखने वाला है, इसका जो राइटर था वो कौन था? हरिसेन। कौन था? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। और कहते हैं इसकी जो भाषा है, भाषा जो है वो है संस्कृत। कौन सी है? और एक प्रकार से लिपि देखे तो इसकी लिपि है ब्राह्मी, और ये कालांतर में देवनागरी कहलाती है। तो कहते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा है, हरिसेन ने लिखा है। और किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में। कहते हैं कि इसमें समुद्रगुप्त की बहुत बड़ी प्रशंसा की गई है, और कहते हैं उसकी प्रशंसा में लिखा गया, इसीलिए ये प्रशस्ति कहलाता है। इसमें समुद्रगुप्त को कहते हैं कि देवों में कुबेर, धन के मामले में कुबेर माना गया, इंद्र के समान देवता माना गया है। बट इसमें सबसे बड़ी चीज है, कई बार पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त है उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। ये मोस्ट है थोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। मोस्ट है, कई बार कहा गया है कि इसमें मान लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख होगा, लेकिन इसमें इसका उल्लेख नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में। यानी समुद्रगुप्त द्वितीय और प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। इसके अलावा पढ़ेंगे अपन दो अभिलेख और है जिसके बारे में पढ़ते हैं। एक बिलसड़ और एक है मंदसौर। ये दोनों ही अभिलेख कहते हैं जिनको समर्पित है, उसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान रखना, ये वही कुमारगुप्त प्रथम है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और कहते हैं कई बार पूछा गया है कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं, तो भी कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। तो बिलसड़ अभिलेख और मंदसौर अभिलेख किसकी जानकारी देते हैं? कुमारगुप्त के जीवन काल की। इसके अलावा एक कुमारगुप्त सेकंड भी हुआ है। उस कुमारगुप्त सेकंड में कहते हैं उसका जो महत्वपूर्ण अभिलेख था वो था मंदसौर अभिलेख। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है मंदसौर अभिलेख, जो हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त करवाता है। तो मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट का भी है और कुमारगुप्त सेकंड का भी मंदसौर अभिलेख है। इसके अलावा अपने पास महत्वपूर्ण है स्कंदगुप्त, जिसने कहते हैं कि हूणों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त है। उस स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसका जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। और एक है भीतरी अभिलेख, भीतरी गांव का अभिलेख। ये दोनों महत्वपूर्ण अभिलेख हैं किसके? स्कंदगुप्त के। बट इसमें जूनागढ़ अभिलेख तो इतना महत्वपूर्ण है, कहते हैं इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी भी मिलती है, क्योंकि जूनागढ़ है वो गिरनार के पास एक उस समय झील बनाई गई थी, सुदर्शन झील। उसका क्रेडिट जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, लेकिन बाद में इस यहाँ पर रुद्रदमन के बारे में भी इतिहास लिखा पाया गया है। तो रुद्रदमन की जानकारी प्राप्त करनी है तो भी आप पढ़ोगे किसको? जूनागढ़ को। और बाद में स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धारण करवाया था, तो उसके भी बारे में लिखा गया है। इसलिए कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस अभिलेख है, जो तीन राजाओं के शासनकाल की जानकारी देता है। ये थे अपने अभिलेख। इससे पहले मंदिर, सिक्के, गुहा और मूर्ति कला को पढ़ा। तो ये था पूरा अपना टॉपिक गुप्तकालीन कला। इससे पहले हमने गुप्तकालीन
साहित्य को पढ़ा था। तो कला और साहित्य दोनों हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।